नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान में तालिबानी युग की वापसी हो गई है। ऐसे में अफगानिस्तान के हजारों लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं भारत, अमेरिका समेत अन्य देशों ने भी अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ काफी प्रश्न भी खड़े हो गए हैं। अब इसका असर वैश्विक स्तर पर क्या होगा, भारत पर इसका क्या होगा असर, बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से हिरेन कोटेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से पराग पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निवृत्त अधिकारी उत्पल वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी उत्पल जी, क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई, शायद ये दृश्य होना ही था, ये सब कुछ होना ही था, क्योंकि हमने अप्रैल में देखा था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला देंगे और उसके बाद ही तालिबान हरकत में आ गया था। जल्पा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके इंडिकेशंस ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने उभर रहा है। ये चित्र बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने और देश के सामने भी काफी महीनों से आ रहा था। और एटलीस्ट मैं दूसरी जो चैनल्स है उसके ऊपर लास्ट 2 महीने से इसका जिक्र भी कर रहा था जी। पर somehow सिलेक्टिवली एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम लोगों को इसके लिए थोड़ा विश्वास नहीं था कि ऐसी चीज इतनी जल्दी हो सके। सो मुझे तो ये सरप्राइज हो रहा है कि ये कैसे लोगों को इसका जिक्र दिल में नहीं हो रहा था कि ये चीज होने वाली थी। अभी ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों हुआ और कैसे हो रहा है जी। क्योंकि जिस तरह से इंडिकेशन आ रहे थे, यूएस इकोनॉमी इज इन ए डायर स्टेट और यूएस इकोनॉमी जो पेंडेमिक की वजह से भी काफी हिल गई थी और चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, अगर चाइना को रोका नहीं गया तो यूएस का नंबर 1 पोजीशन जो है आज वर्ल्ड के अंदर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर इकोनॉमी वाइज चाइना को आगे बाय 2024 उसको उभरना ही था कि जिसके अंदर वो 2024 में 22 to 23 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन के नंबर 1 पोजीशन बन जाए। चाइना की मिलिट्री माइट, इंडस्ट्रियल माइट एंड डिप्लोमेटिक माइट भी आगे बढ़ रही है और इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए that China is today one of the global power which you have to notice it and which you have to take note of. Now the second position that came when the Doha round of discussions and so-called flawed, the peace process started. And in that, India never got any prominent position, never got any invite, and India was not even, given any due cognizance. Us time pe alarm bell should have started ringing. What was the logic given, to the Indian diplomats? आपकी तो कोई कॉमन बॉर्डर ही नहीं है अफगानिस्तान के साथ, देयरफॉर यू आर नॉट ए रिलेवेंट प्लेयर आइदर इन ए रीजनल डायनेमिक्स और ए ग्लोबल डायनेमिक्स। और हमने ये तय भी कर लिया और स्वीकार भी कर लिया। whereas the reality of life is that the Pakistan occupied Kashmir is our the Indian territory and that Indian territory has a direct linkages with the Afghanistan। चलो मान लिया कि उस टाइम पे हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद में when the China-Pakistan collusion in absolute terms, in military terms, in diplomatic terms, in regional terms, in international terms, वो सब कुछ जब उभरने लगा, we did not take any notice of that. उसके बाद में जब रशिया, जो जिसको ट्रोइका बोला जाता है, जब again the second round of peace process took place, the India was not invited. When we asked why we are not a relevant player, what was the Russian answer? The Russian answer said, we have no control on Taliban and therefore we cannot prevail upon Taliban. Whereas the fact of the matter was that Pakistan was given full freedom to deal with Taliban, to deal with Afghanistan and shape up the policy as well as the plans that was, afoot in the Afghanistan. And now, when the last straw that came was then when Taliban leaders were invited to China and they had a one-to-one meeting with the Chinese foreign minister. And at the end of the foreign ministers meeting, the Taliban leaders, they issue the statement saying that Afghanistan will not be allowed to be used for anti-China, measures. And anti-China means, what does that mean?
If we were a power of, certain, the basic, relevance, we should not have accepted all these, the process that was taking place. And after that, it is an intelligence failure. We have to accept it. We cannot, start looking at stars and saying that हमें तो ये पता ही नहीं था. When all these Taliban leaders and Taliban, warlords, their shuras, which are called, their names were, were given on the cities of Pakistan, and in a broad light they were, operating. Where they were getting from AK-56, AK-47, Stinger missiles, tanks, Humvee vehicles, it was all, available to, Pakistan, the Taliban, through Pakistan route. And truckloads of weapons and, the armaments were crossing the borders. We should have taken note of it. It was a terrible failure. We have to accept that fact. And now that the whole situation has happened, at last moment, we have to say that the army which was supposed to fight for its own nation, the Afghan army, on which America has spent $20 trillion, almost Yes. 100 to 120 billion rupees have been, spent. And that army crumbled like a pack of cards. So therefore, this is a deja vu. In English, there is a word deja vu. Same thing had happened when Soviet, invaded Afghanistan. And when the Soviets had to back out of Afghanistan, and when the entire funding and support in terms of arms, armaments, ammunition, everything was provided by CIA through the Pakistan route. And Karachi at that moment of time was considered as the most dangerous city in the, in the world. Yes. And everything was, being delivered to, the Taliban and the Afghan, the lordships or the Afghan, warlords at that moment of time. So this is same thing has happened. The Afghan army at that moment also crumbled, and they fell into the, into the feet of the advancing forces, and the Russians had to withdraw because of this kind of support from CIA, US, and also at that moment of time, from Pakistan. And Pakistan and China, like I always say, it's a very dangerous situation where US has sold its soul. I'm using this word. I'm sticking my neck out. US has sold its soul because of its own selfish reason, because they wanted to extract from, the Afghanistan. It was getting too hot from them. Why it was getting too hot from them? Because the Iraq is being considered as a black hole. They keep pumping money there. There is no, reply. The Iran is really creating problem. Turkey is refusing to listen to, the US. And at the same time, Pakistan, which was there, the baby, has gone and sat in the lap of China. And China has got tons and tons of money which they can spend, in Afghanistan. And Taliban is sitting in the lap of China. Therefore, the kind of axis that is being created, now the China, Afghanistan, Pakistan, Iran, and Turkey is working out too dangerous, for the US. And therefore, for their own selfish interests, they had to, buy out a peace agreement. I'm using these inverted commas. Buy out this Yes. peace agreement, so that, they are not, getting into some kind of a problem. Now, when that happens, Mr. Putin, the Russian leader, he was playing blackjack, like he's sitting in a casino and he's, taking the last pot shot and, delivering a cold-blooded revenge on the United States leadership. And what could, Russia, and China, when they come together, anybody else would have done in the region? So therefore, it's a very, very dangerous situation emerging. Ji. People are not realizing the implications for the world and Ji. for the India that Ji. we can discuss Yes. later on. Because our northern borders, the northwestern borders, the eastern borders, when they come under attack by these, the war-hardened criminals of, the Afghanistan, it's a Ji. very, very difficult cocktail which is being Ji. made out by the Ji. Chinese leadership. जी जी बिल्कुल। आपकी तरफ आना चाहूंगी प्रशांत जी। यहाँ पर जैसे कि उत्पल जी ने जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं अफगानी नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं।
वहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने सैनिकों को लड़ाई न करने का आग्रह किया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जैसे खुद को समर्पित कर दिया। शायद ये भी कारण रहा कि इतनी आसानी से, क्योंकि तालिबान के जो लोग हैं उनके द्वारा भी बोला गया कि हमें नहीं पता था कि इतनी आसानी से हमें मिल जाएगा कब्जा। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर ये लोग भी जिम्मेदार रहे, वहाँ के अफगानी नेता। क्योंकि अगर हम बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी, उन्होंने भी देश छोड़ दिया और ऊपर से एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वो लिखते थे कि आज मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था, मैं तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा रहा हूँ जो हथियारों से लैस है और राष्ट्रपति भवन में वो घुसना चाहते हैं या उस देश को छोड़कर चला जाऊँ जिसकी रक्षा मैंने 20 साल तक की है, वगैरह वगैरह। यानी कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान के जो नेता है वो भी जिम्मेदार रहे। आज जो हम देख रहे हैं उसको मैं जिम्मेदार नहीं लेकिन फेलियर बोलता हूँ। इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। मतलब अफगानिस्तान का और उसके प्रेसिडेंट का तो फेलियर है ही है, साथों साथ एक दो और भी कंट्री जैसे यूएस ने काफी सारी हेल्प उनको की, उनकी आर्मी भी भेजी, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए तो यूएस की आर्मी कहाँ पर है, सिर्फ काबुल एयरपोर्ट तक सीमित हो चुकी है। अगर यूएस को भी मतलब एक हाथ बढ़ाना था, हेल्पिंग हैंड बनना था, तो पूरे अफगानिस्तान को उस तरीके से वो कॉर्डन कर सकती थी। देखिए ये मसला आज से नहीं चल रहा है, वैसे देखा जाए तो मई 2017 से चल रहा है। मई 2017 में यूएस की गवर्नमेंट कोई और थी, तो जिस तरीके से यूएस में सरकार बदलती है उसके छींट जो उड़नी चाहिए वो हर जगह उड़ी। और बाइडेन के आने के बाद आप देखिए और कितना स्मूथली पिछले 3 महीने का आप ट्रांजिशन देख लो। मई 2021 के बाद आज अगस्त में हम बैठे हैं, ये 3 महीने में पूरा कंट्री उन्होंने घेर लिया। मतलब एक दोहा पीस चल रहा था उसको भी साइड में रखे, कंधार और इसके ऊपर आप काबुल के ऊपर आज इजीली बैठ गए जी। इसके सामने मेरा क्वेश्चन मार्क कि अशरफ गनी कितना इजीली, मतलब भगोड़े तो होते हैं, कितना इजीली उसका देश छोड़ देता है वो। मतलब उनको देश छोड़ने का मौका तो मिला, और क्यों मिला, मतलब किसकी मीठी नजर से मिला या कैसे मिला? या तो तालिबानों ने उनको क्लियरली बोल दिया कि आप अच्छी तरह से निकल जाए वरना आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसको चांस दिया है तालिबान ने। तो ये चांस दिया तो ऐसा कैसा राष्ट्रपति, मतलब उसके पास काफी सारे ऑप्शन थे, वो कहीं हाथ फैला सकते थे, कहीं हेल्पिंग हैंड के लिए जा सकते थे, वो किसी से भी बात कर सकते थे। आज की तारीख में उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई और हिंट मिल चुकी है, अभी वो ओमान में बैठे हैं, यहां से शायद वो लंदन जाएंगे, शायद यूएस जाएंगे, लेकिन अब क्या फायदा है, ये पूरा मतलब बिखर चुका है। आज की तारीख में उसका दृश्य देखो, खौफनाक दृश्य जो 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और जिस तरीके से ट्रेनें भर भर के लोग यहां से यहां इधर से उधर जा रहे थे, उसी तरह वहां के लोग भाग रहे हैं। मई 2021 में जब ये हिंट आई कि तालिबानी धीरे धीरे घुस रहे हैं और सरकार बना रही है, तब काफी लोग ने अफगान छोड़ के कोई इंडिया गया, कोई कहीं गया, कहीं गया। तो जो लोग इंडिया में भी आके बसे उनकी एक ही चिंता थी कि अगर तालिबानी पूरे देश में आ गया तो रादर देन, मतलब जेंट्स से ज्यादा उनकी महिलाओं को खतरा है, क्योंकि उनकी विचारधारा महिलाओं के खिलाफ है। तो उनकी महिलाओं का बचाव कैसे करेंगे, उनके लिए उन्होंने सरकार के पास भी हाथ फैलाए हैं, काफी और सारों के पास गए हुए। तो अभी मेरी चिंता अभी मेरे देश के लिए है, क्योंकि इसके भी छींटे उड़ने वाले हैं। आज देख लो तो तालिबान डायरेक्टली अपना नेबर बन गया, क्योंकि तालिबान ने जैसे ही सरकार ले ली, गवर्नर हाउस पे कब्जा ले लिया है, तब से आप देखो तो पाकिस्तान और चाइना खुश हो गया है। उन्होंने कहीं जगह अच्छा ट्वीट कर दिया है, इमरान खान ने तो इसको ऑलरेडी, पाकिस्तान में तो लोग नाच रहे हैं, वो भी दृश्य सामने आए हैं, हाँ फटाके फोड़ रहे हैं। तो ये क्लियर कट अपना डायरेक्ट नेबर बन चुका है आज की तारीख में अफगानिस्तान। तो हमारी यही चिंता रहेगी, क्योंकि उसके छींटे जब भी उड़ेंगे तो पाकिस्तान हो या चाइना हो, वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अब तो वही बोल सकते हैं ना, अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट का यूज करके इंडिया के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जिस तरीके से लोग वहां से भाग रहे हैं, रिप्लेसमेंट, मतलब तो वो लोग रेफ्यूजी बन रहे हैं, तो उसमें से कितने जेन्युइन रेफ्यूजी इंडिया में आएंगे, कितने जेन्युइन इंडियन अफगानिस्तानी इंडिया में आएंगे, अपना घर बसाएंगे, और कितने इनजेन्युइन और कितने फ्रॉड लोग आके घुसेंगे, वो इंडिया के लिए कैसे खतरनाक बन सकते हैं, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी यूएन को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक संधि बनानी पड़ेगी। अभी पूरी हमारी इंडिया ही नहीं, काफी सारे देश को जुड़कर इसके सामने कैसे क्या एक्शन लिया जाए, कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि वो लोग हमारे देश में जो अपने जेन्युइन है उनको हम बुलाने के लिए वी आर वेलकमिंग देम, कि अगर वो मेरे इंडियन है, वो मेरे भारतीय है, तो उनको हम वेलकम करेंगे, लेकिन उसके अलावा नहीं घुसेंगे, उसकी क्या श्योरिटी, क्या गारंटी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से ये लोग अपना मतलब पर्चा लहरा रहे हैं तालिबानी, तो पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा है? और पाकिस्तान का वैसे भी अपना जो पीओके और एलएसी वाला भी इश्यू जो चल रहा है, तो उसमें भी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे।
जिस अभी इनका ये मसला चलेगा 1-2 महीना मैक्सिमम, तो अपने लिए भी बहुत ही रेड अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे जगना पड़ेगा। हम जिस तरीके से हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और क्लियर कट जिससे भी बात करनी पड़े, मतलब यूएन के साथ जाना पड़े, अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को बात करनी पड़े और एक स्पेशल फोर्स सिर्फ इसके लिए। क्योंकि देखिए पहले 1 वीक पहले कुछ ऐसी बात आई थी कि हम हमारी एम्बेसी वहां बंद करेंगे, लेकिन अभी तक बंद नहीं की है, शायद यूएस ने बंद कर दी है। तो और भारत के अफगान दूतावास का ट्विटर हैंडल भी हैक हो गया था, यस। तो ये पूरा मामला देखते हुए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चिंता का एक वातावरण खड़ा हो रहा है। अभी ठीक है, हम उनकी चिंता करेंगे, उनको कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट कराएंगे, लेकिन आगे जाके ये कुछ भी स्वरूप ले सकता है। जल्द से जल्द इसको कैसे मतलब सुलझाया जाए या जल्द से जल्द इसको उसके सिक्योर्ड वे में कैसे लाया जाए, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए। जी हिरन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अफगानिस्तान और तालिबान की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं भारत पर भी ये बुरा असर छोड़ तो सकती है। अगर हम रविवार की बात कर ले तो भारत के जो अफगान दूतावास है उनका ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया था, जिसमें प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, और सामने हैकर ने पोस्ट कर दी थी कि गनी बाबा अपने धोखेबाजों के साथ फरार हो गए हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम तालिबानों का कनेक्शन चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ जोड़कर देखें तो हमारे लिए ये बहुत बी अवेयर सिचुएशन है। देखिए, हम अभी जब से ये घटनाएं सामने आई है और जैसे तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पे, तब से एक चर्चा जो है वो छिड़ी हुई है मीडिया में और बाकी सब जगह पर, और सोशल मीडिया में खास करके, क्योंकि लोग ये इस दिशा में ज्यादा करके भारतवासी जो है वो यही सोच रहे कि हमारे लिए ये रेड अलर्ट भी है और हम जो है इससे बहुत बड़ी हमने परास्त होने की स्थिति आ गई। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है, ना तो हम हेल्पलेस है ना तो क्लूलेस है। मैं इस स्थिति को आपको जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि 20 साल पहले की बात है, जब तालिबान ने जो है तालिबान का कब्जा छूट गया था और अफगानिस्तान में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की वजह से वहां पर जो है वो अपनी फोर्सेस जो है वहां वो डिप्लॉय कर दी थी। जब से अमेरिकन फोर्सेस वहां डिप्लॉय थी, तब से लेकर आज तक तालिबान ने घुसने की कोशिश नहीं किया। तो छोटे मोटे छुटपुट अगर कोई भी प्रयास हुए, उस प्रयास को जो है अमेरिका ने मार गिराया। अब इस तालिबान को पैदा करने वाला भी अमेरिका था कभी, और इस तालिबान को हटाने वाला भी अमेरिका था, और आज जो है वो टोकरी से इस नाग को यानी तालिबान को छोड़ने वाला भी अमेरिका है। तो हर एक राष्ट्र, अमेरिका ही नहीं बाकी सब राष्ट्र भी, सब अपने अपनी हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पीस कीपिंग फोर्स और यूएनएससी भी एक अमल में है। जहां विश्व में अगर ऐसी कोई घटनाएं बनती है तब पीस कीपिंग फोर्स को वहां लाया जाता है, और स्थिति अगर बिगड़ने पर उनका प्रभुत्व जो है वो दिखाया जाता है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जब अफगानिस्तान में ये तालिबान जो घुस आए और उन्होंने अपना संसद पे, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया, तब तालिबान के जो प्रवक्ता थे सोहेल शाहीन, उन्होंने ये कहा कि लोगों ने हमारा स्वागत किया है रास्ते के दोनों तरफ खड़े रह के। जबकि हम जो दृश्य देख रहे हैं टीवी में, अभी आप भी दिखा रहे थे जिस तरह से कि लोग जो है एयरपोर्ट में जिस तरह से हल्ला मचा रहे, उसके बाद आप देखेंगे तो वहां की बैंकों में लाइनें लगी हुई है और दूतावासों में भी लाइन लगी हुई है। तो ये स्थिति बिल्कुल उनके कहने की जैसी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये प्रवक्ता ने जो कहा है उस बात पे अभी हम बात करेंगे कि प्रवक्ता ने जिस तरह कहा कि हम जो है यहाँ पर किसी आतंकवादी गिरोह को पनाह नहीं देंगे, और दूसरा ये भी कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो इंडिया के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर, खास करके हमने जो संसद बनाई है, फिर हमने जो वहां पर एक डैम बनाया है, ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है वहां पर। तो इंडियन प्रोजेक्ट हमने जो वहां पर किए हैं वो अफगानिस्तान के लोगों की सुखाकारी के लिए किए हैं। उस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए भी तालिबान ने अभी जो कहा है उस बात पे अगर वो कायम रहता है तो वो प्रोजेक्ट का वो वेलकम कर रहा है, और भारत के लोगों को भागने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट कहा है। लेकिन तालिबान पर भरोसा कितना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए जलपा जी, ये लोग जो है वो मोहम्मद गजनी के वंशज है। इन्होंने यही काम किया है। वो मध्यकालीन युग में जिस तरह से जो स्थिति पैदा होती थी, ऐसी स्थिति उन्होंने ला के रख दी है। मैं तो इससे जब हमारा बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसकी स्थिति से भी बदतर मान रहा हूँ। सिचुएशन जरूर बहुत ही गंभीर है, लेकिन उस गंभीर स्थिति को निकलने के लिए
और गंभीर स्थिति को भांपने का काम भी भारत सरकार ने किया है। आपको याद होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी वहां गए थे, तालिबान के साथ मीटिंग भी की थी उन्होंने। उस समय की बात भी है कि अब हमारे पास भी हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है। अमेरिका ने जब अब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो अपनी सेना हटा ली और वहां से विड्रॉल कर लिया। उस विड्रॉल के कारण ही ये स्थिति बनी हुई है। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट में हम अशरफ गनी की बात कर रहे थे। अशरफ गनी जो है वो वहां के प्रेसिडेंट सिर्फ जो है कठपुतली जिसे कहते हैं, वो कठपुतली सरकार की तरह वहां थे। जबकि अगर उनकी स्ट्रेंथ होती, अगर उनके पास सेना होती, 20 साल में अगर वो कुछ सीखे होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। न कि सिर्फ गनी और उपराष्ट्रपति भी आगे हैं, दोनों चले गए। इस तरह की स्थिति देश को जो है वो अफगानिस्तानी को भुगतनी पड़ रही है। इसका खामियाजा जो ये आएगा वो है शरीयत का लागू होना। जब शरीयत लागू होगी तो वहां की स्थिति हम जानते हैं दुनिया से एकदम अलग हो जाएगी। मैं कह रहा था जिस तरह से मध्यकालीन में लोग रहते थे उस तरह की स्थिति आ जाएगी। उस स्थिति को लोगों को पता है, वहां के लोगों को पता है, इसलिए भाग रहे। हमारे सिख भाई भी वहां पर बहुत है। सिखों का झंडा जो है, सिखों का जो स्थान है उसे मिटा दिया गया था। और कुछ समय पहले हमारे पत्रकार, रॉयटर्स के पत्रकार सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई थी। तो तालिबान पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, इस बात पे मैं सहमत हूँ आपसे। जी बिल्कुल। पराग जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे तालिबान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई है उसकी असर भारत पर क्या देखने को मिलेगी? देखिए जल्पा जी, मेरे पहले हमारे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर उत्पल जी वोरा जी और नेता भारतीय जनता पार्टी के हिरेन भाई और प्रशांत भाई बहुत कुछ कह चुके हैं। तालिबान जो है, तालिबान का मतलब होता है जो मदरसा में पढ़ता है वो विद्यार्थी, उसको तालिबान कहते हैं। इतने 20 साल में अमेरिकन सोल्जर्स वहां रहे, कुछ नेटो वाले भी वहां रहे। उसके पहले 1996 के पहले रशियंस वहां आए थे और रशियंस को निकालने के लिए वहां से अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने। और जो मुजाहिदीन बोलते थे अफगानिस्तान में, होली वॉर जो मुजाहिदीन बोलते थे, वही मुजाहिदीन आज तालिबान है। वही मुजाहिदीन तालिबान बने और तालिबान के साथ अलकायदा वाले जुड़े। तो आज की ये सिचुएशन है कि पिछले 20 साल से हर साल वो $100 बिलियन का खर्च अमेरिका को आता था। वहां की पूरे अफगानिस्तान की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी होती है, तो आप जिस तरीके से रशियंस वहां लड़े, 18,000 सोल्जर रशियंस के मारे गए, अमेरिका वहां लड़ा, 2,500-3 हजार सोल्जर उनके भी मारे गए, 60 से 70 हजार मुजाहिदीन या तालिबान भी इस लड़ाई में मारे गए। आखिर एक बार फिर से पिछले 2 ही महीनों में तालिबान ने कैसे उन पे कब्जा कर लिया, बिकॉज द हेल्प ऑफ द मनी फ्रॉम चाइना एंड द ट्रेनिंग ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो तालिबान थे, अमेरिका वहां था तब भी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP, हक्कानी नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, और कुछ तालिबान अफगानिस्तान के थे जो हमारे भी टच में थे। हम जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तब हमने उनके जो 4 प्रांत है, काबुल है, हेरात है, जलालाबाद है और कंधार है, ये चारों में हमारी एम्बेसी हुआ करती थी। हमने वहाँ बहुत से प्रोजेक्ट लगाए थे, $4 बिलियन के प्रोजेक्ट हमने लगाए थे और करीबन 24,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट था। वही इन्वेस्टमेंट के फलस्वरूप मोदी साहब जाके उनके संसद का ओपनिंग किए थे, वहां का बांध भी हमने बनाया। इसके पीछे का जो कारण ये था हमारा कि पहले हम सॉफ्ट तरीके से अफगानिस्तान में एंट्री ले ले, बाद में जिस दिन ये लोग एग्जिट कर जाएंगे, जो नेटो फोर्सेस और अमेरिकन जो एक दिन वहां से एग्जिट उनको तो होना ही था, एक या दूसरे रीजन के लिए, तो उसके पहले एक्चुअली हमारी फौजें वहां भेजनी चाहिए थी। कम से कम 50,000 फौज और कुछ छोटी सी एयरफोर्स आप भेजते हो। उनके जो बेस अमेरिकन के खाली हुए हैं वो बेस पर हमारे सिपाही आ जाते तो इतना केओस नहीं होता। हमारी फौजें ऐसी है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी में लड़ने में बड़ी माहिर है। हमारे वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स हर वक्त अलग अलग स्टेट्स में कहीं ना कहीं, कश्मीर में नीचे माओ आदि से उससे लड़ती रहती है। और हर एक टेरेन का जो प्रदेश है भारत में मौजूद है, तो हमारे वहाँ पहाड़ों में लड़ने वाले भी सिपाही मिल जाते हैं, जंगल में लड़ने वाले भी सिपाही मिल जाते हैं, रण में लड़ने वाले भी सिपाही मिल जाते हैं। तो हमारे सिपाही अगर वहाँ रहते तो
वो दूसरे सिपाही की तरफ पीछे नहीं हटते। हमारी कैजुअलिटी थोड़ी बहुत होती, लेकिन आज पूरे अफगानिस्तान में कंट्रोल हमारा होता और अफगानिस्तान की फौजें जिस तरह से आज हथियार छोड़ के भागी है, नहीं भागी होती और हम पाकिस्तान को दोनों तरफ से स्वीप कर सकते थे। अब क्या होगा कि यही पाकिस्तान, ये अगर पूरे अफगानिस्तान पे आज तालिबान का राज हो गया है, कंट्रोल हो गया है, तो वो इट इज अ डिफीट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ डिफीट ऑफ। शिल्पा जी, ये बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं जी हिरेन जी, आपकी बारी आएगी, आपकी और भी आऊंगी। हाँ, तो ये मैं पहले दिन से ही और बहुत सी डिबेटों में मैंने कहा है कि भाई आज 17 साल के इतिहास में इतनी खराब फॉरेन पॉलिसी हमने आज तक नहीं देखी है। आपको पिछले जब जब भी अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग रशिया ने बुलाई, अमेरिका ने बुलाई, यूएई ने बुलाई, जिसमें लास्ट 2-3 मीटिंग में आपको अवॉइड ही कर दिया गया। अभी उत्पल साहब ने वो बताया कि हमारी कोई सरहद वार नहीं लड़ती, हमारी पीओके की सरहद वहां भी लड़ती है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अब ये तरफ पीओके इंडिया है और ये सभी सरहदें चलती है। अब क्या होगा कि 2-4-6 महीने के बाद यही अफगान लड़ाके पाकिस्तान पीओके से होके कश्मीर तक लड़ने के लिए आ जाएगा। उस वक्त हमारी हालत थोड़ी बुरी होने वाली है कि अगर ये स्टेप, इसके ऊपर अगर हमने वहां के 24,000 करोड़ रुपया हमारे पानी में जाने वाले, अगर हमने अपनी फौजें बेच के अगर कुछ ज्यादा थोड़ा इन्वेस्टमेंट फौज के पीछे किया होता तो आज हम लोग ये परिस्थिति में इतने नहीं आते। लेकिन हमारे वहां क्या हुआ, मोदी साहब ने वहां सैनिकों के पीछे पैसा डालने के बजाय उन्होंने यहाँ कांग्रेस के एमएलए तोड़ने के पीछे पैसा लगाया, एक के बाद एक स्टेट जीतने के लिए पैसा लगाया। आज उनके जो भी दोस्त थे, इजराइल के नेतन्याहू नहीं है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अफगानिस्तान में अब अशरफ गनी जा चुके हैं, उनके जितने भी आजू बाजू कंट्री के दोस्त थे, बाहर की कंट्री में जो रेपो जो उनके दोस्त थे, वो कोई आज सत्ता पे नहीं है। इसलिए आने वाला वक्त कश्मीर में के लिए अफगानिस्तान की नजर से हमारे लिए काफी बुरा। जी उत्पल जी, आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर। जब डिफेंस को मजबूत करने की बात चली है, अगर हम यहाँ पे का एग्जाम्पल देख ले अफगानिस्तान का, तो इसमें भी ये होता था कि स्थानीय पुलिस से लेकर सेना में भ्रष्टाचार काफी था। जैसे कि सरकार समर्थक जो मिलिशिया बलों की भर्ती है उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। वहां पर अफगान के अफसरों ने ये कमाई का एक जरिया बना दिया था। जैसे कि उनको सरकार की तरफ से 1000 स्थानीय मिलिशिया के लिए पैसे भेजे जाते थे, तो वो 200 से ही काम चला लेते थे और बाकी के पैसे गटक लेते थे। और हथियारों में भी ऐसी ही कालाबाजारी देखने को मिलती थी। इसी की वजह है कि वहां का डिफेंस भी इतना मजबूत नहीं हुआ और नेता तो पहले से ही भ्रष्टाचारी थे, यानी पूरे मतलब देश पर खतरा मंडरा गया। जी उत्पल जी, डिफेंस को मजबूत रखना कितना जरूरी? जल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। उसमें कोई बेशक बात नहीं है कि जब भी इन मिलिट्री और मिलिट्री मैटर्स में जब भ्रष्टाचार होने लगे तो द लास्ट बेस्टियन ऑफ द कंट्री इट हैज टू क्रम्पल, एंड दैट हैज हैपेंड इन अफगान फोर्सेस, एंड द लार्ज पोर्शन ऑफ द ब्लेम मस्ट गो टू द यूएस एंड यूएस लीडरशिप, बिकॉज वहां के जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, आई एम यूजिंग दिस वर्ड मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, और जिसको वो जो टेंडर मिलता था उसके अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उसमें पॉलिटिको मिलिट्री इकोनॉमिक जो गेन्स थे उसके आधार पे जो एफिशिएंसी आनी चाहिए ट्रेनिंग में, नेशनल कैरेक्टर बनना चाहिए, नेशनल वैल्यू सिस्टम बननी चाहिए, नेशनल इथोस आगे जाने चाहिए, और उसके ऊपर जो मिलिट्री जो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिली नहीं। So therefore, it's a collective failure of the US and Afghan leadership. There is no doubt, and in that everybody was involved. The US administration, the Afghan administration, Afghan political leadership, US leadership, and it's a very common tale कि जब भी in military or military matters में अब भ्रष्टाचार आने लगे, then it's the end of the national security. उसमें कोई doubt नहीं. But I want to go a little further on that. You see, in world and particularly in our backyard like Afghanistan, when this kind of problem is created by somebody else, you don't have to pump in the Indian armed forces into that. The China is waiting for that to happen, and let that not be an overstretch. हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे we are committed, northern and northwestern border पे we are committed, and then now we want to open up another Afghan front,
and we start sending, Indian forces over there. You see, in 2000, in 1 to 2004, even during Vajpayee's, the regime, when BJP was there, and at that moment of time, the NDA was in the power. Similar request was made by the US and the NATO forces to send the Indian troops in Iraq, and the political leadership never budged. It was a very right decision. Therefore, we are not the scavengers of the world. कि कोई और वहाँ कूड़ा कचरा कर दे और हम वहाँ जाके यूएस the UN peacekeeping forces करना शुरू कर दे. Are our Indian boys and girls ready to die for somebody else's cause? हमारे यहाँ हमारे अपने प्रॉब्लम कम है क्या? And with the 2.2 to 2.3% of the GDP which is being spent on the national defense budget, can we take on this kind of a global role where we can change the happenings which is taking place on a global canvas or a regional canvas? हमारे नेवी में we have a problem where 200 ships navy which we want to send to South China Sea and Indo-Pacific region. We are not in that kind of a situation where we can checkmate Chinese navy. So therefore we have gone into the arrangement of the Quad. Now the Indian Army and Indian Air Force is also overstretched, and now you want to open up another front. China would be more than happy, more than willing that they will create this kind of a situation where India gets committed. And therefore, you can see there is from the days of the Napoleon, there is the proverb in the military: you cannot be strong everywhere. You have to be weak somewhere or the other. And that is what China is trying to do, calling the shots. If you do not have the economic might, if you do not have the industrial might, if you do not have the military might, how can you overstretch yourself? It's absolutely illusion. And therefore, let us not even think about that kind of a situation where we have to militarily intervene. I'm using this word intervene. The power of intervention only comes when you have an economic might and military might, which in turn gives you the diplomatic might, and where you can call shots. At this moment of time, we are not in that kind of a situation where we can intervene in Afghanistan. Not at this moment of time. It will be a big folly, and we should not fall to that. And I'm sure the government of the day will not go to that extent where we are militarily committed in Afghanistan. The Afghanistan warlords have always told the US and the Russians, you are making a big mistake. The Afghan nationals are so, जिसको word बोला जाता है अभिमान. They are so careful about themselves. They will never ever get used to the fact that someone else is, ruling them. They will fight to the last bullet, last man, and that is what Taliban has done. They have driven the Russians out. They have driven the US forces out. They will never reconcile to the fact that some foreign powers is ruling them or they are giving them the orders. We should not get into that kind of situation. We should always, yes, of course, we must continue to provide the Afghan government and Afghan, the forces. But now, look at the irony of the situation. There is no Afghan forces. There is no Afghan government. Taliban will call the shots. And now, if we have taken a consistent stand that terror and talks will never go together, then if that is relevant in Pakistan front, how will you start now negotiating with Taliban? So India is in a very precarious situation. It's a very dangerous, alarming situation for the government. And therefore, now at this point of time, we have to wait and watch. Let the drama unfold. Let us not jump to the situation. The Talibans are dreaded terrorists. They have always cultivated poppy seeds. They have, always taken the drug trade. And they have earned money out of that, and then they are calling the shots by buying the weapons of their choices. And all that money used to get, passed on to Pakistan. And the CIA used to provide the weapons. This was Taliban 1.0. Now we have been told in a very, very, straight face that Taliban 2.0 is a different Taliban. They are changed. They are pious. वो तो दूध के दूल्हे हो गए अभी. Just because America is telling you, don't listen to this. Taliban is safe. And before you open up right now, Indian government, I am sure they are doing behind the doors, maneuvering, and some kind of communication is opened up with Taliban because these are compulsions.
These are political and strategic compulsions. So therefore, we have to talk to Taliban. But the Indian government, this moment of time, cannot take an open stand or Taliban, which is a dreaded terrorist wing of Mujahideen, उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन खोल दे? तो फिर आज तक क्या हुआ? जब आप सोचने की जरूरत है, स्मार्टली आगे बढ़ने की जरूरत है पूरे देश के भविष्य के बारे में. But in the coming days, Jalpa, in the coming days, we are faced with a very, very difficult choice. Like, one of my, the panelists said that if this, the warlords, if they divert the well-trained, battle-hardened, the terrorists on, in the northern borders and northwestern borders, we have a lot of, the unfavorable and uncanny situation knocking at our door. And our armed forces and the government will have to be prepared for it. Let us not get caught every time. Follow the Chinese proverb. I am again and again saying that. Follow the Chinese proverb which says, if you hit me once, it could be your problem. But if you hit me second time, it is not your problem. It is my problem. जी बिल्कुल. तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जयदेव जोशी भी मौजूद है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. जयदेव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका के न्यूज़ में. क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान और तालिबान की ये जो लड़ाई है, अभी हम तालिबान को देख रहे हैं जिस तरीके से, अगर भारत की तैयारी की बात करें तो हमें कितनी तैयारी रखनी होगी, हमें कितने मजबूत स्ट्रेटेजी अपने पास रखनी होगी और हर पहलू के बारे में सोचना होगा. आप जी आपको शायद माइक्रोफोन म्यूट है, आप स्क्रीन पर आपकी दिखेगा, आपको आपका म्यूट है आवाज. जी यस. जैसे हर घंटे वहां पे स्थितियां बदल रही है, जैसे हर मिनट वहां पे कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है और ये नए परिप्रेक्ष्य का बदलाव है. थोड़ी देर पहले कमांडर उत्पल वोरा सर ने जो कहा वो एकदम सही है कि ये तालिबान 2.0 है और अमेरिका का स्टांस भी इस बार प्रिडिक्टेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि यही अमेरिका था, यही बाइडेन थे जिन्होंने कोट अनकोट ये कहा था कि अ तालिबानी रिटेलिएशन और मूवमेंट इज अनलाइकली. अगर वो भी थाप खा चुके हैं इसको पहचानने में, तो हमें जल्दी कमिट करके, हमारी डिफेंस फोर्सेस को जल्दी कमिट करके कोई गलती नहीं करनी चाहिए. भारत का स्टांस अगर मैं प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग के साथ कहूं तो पहला ये होना चाहिए कि अगर भी कुछ वहां पे भारतीय अभी भी फंसे हैं तो उनको लेके आया जाए. इसके लिए बल के बदले बुद्धि का प्रयोग किया जाए. नंबर 2, वहां की बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्पिन बोलदाक का जो उनका प्रोविंस है जिससे पाकिस्तान के साथ उनकी सीमा लगी हुई है, उस रास्ते या किसी रास्ते से मर्सिनरीज, पेड टेररिस्ट, पेड जो आतंकी है, उनको अगर आने का होता है तो उसके लिए वी हैव टू कीप आवर फोर्सेस गार्डेड, ये रखना चाहिए. तीसरा, करीब 20 साल पहले अमेरिका वहां गया था 9/11 का बदला लेने के लिए. तब और उससे पहले भारत जो था वो नॉन अलाइंड मूवमेंट और तटस्थ रहने की बात में रहता था. अब इन 20 सालों में भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया है, तो हम लड़ाई की बात नहीं करेंगे, फोर्सेस को कमिट करने की बात नहीं करेंगे, बट हमारा कोई ना कोई डिप्लोमेटिकली डिसाइसिव रोल होना चाहिए. इसलिए भी क्योंकि आज जब अभी हम ये के न्यूज इंटरनेशनल पे चर्चा कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हो रही है इसी विषय में, और उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन अभी भारत है. तो यूनाइटेड नेशंस की भी शांति स्थापना करने में उतनी ही महत्ता है जितनी यूनाइटेड नेशंस की आज से कुछ सालों पहले थी. ये दिखाने के लिए भारत को अलग थलग नहीं रहना है, पर लड़ाई में झोंक देने के लिए फूल हार्डी तरीके से जंप द गन करके कूद नहीं पड़ना है, यह भी ज्यादा जरूरी है. भारतीयों के हितों को संभालना नंबर 1, अपनी बॉर्डर को संभालना नंबर 2, और आगे डिप्लोमेटिकली इस चीज से भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई मजबूत अस्तित्व और मजबूत छवि खड़ी हो, ये करना चाहिए. जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी प्रशांत जी. अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई से इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, क्या असर देखने को मिलेगा?
जिस तरह मैंने पहले में भी बोला था कि इसके छींटे बहुत जगह उड़ने वाले हैं और बहुत सारी जगह पर इट इज़ नॉट ओनली मैटर ऑफ सिक्योरिटी बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इंटर कंट्री रिलेशन। ये हर एक कंट्रीज का, देखिए पहले अफगानिस्तान था, जो अफगानिस्तान चेंज हो चुका था, जो पहले तालिबानी था अब कोई और का था, और खास करके 9/11 और ओसामा बिन लादेन को यूएस ने जब से उठा लिया था उसके बाद अफगानिस्तान का एक नज़रिया और उसका एक डिज़ाइन भी बदल चुका था, और काफ़ी सारी कंट्रीज का उनके साथ का रिलेशन, इवन हिंदुस्तान का भी अफगानिस्तान के साथ कोई और रिलेशन था। तो वो रिलेशन जिस तरीके से सुमेल, वो जो सुमेल था वो सबके साथ जो एक लेवल का रेपुटेशन जो क्रिएट किया था वो पूरा भी पानी में बैठ चुका है। तो पहला मैटर आ जाता है ट्रस्ट का, कि अभी ट्रस्ट कौन करेगा अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरी बात, अफगानिस्तान में बसे हर कोई कंट्रीज के लोग, जो इंडिया के भी हो सकते हैं, श्रीलंका के हो सकते हैं, रशिया के हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, वो लोग को सेफली बाहर पहले तो निकाला जाए। क्योंकि जो अभी मेरे को बंटवारा दिख रहा है, क्लियर कट बंटवारा, डेफिनेटली तालिबानी ने काफी सारा बोला है, कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम हमारी एक विचारधारा इंपोज कर रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा पहले वाली नहीं है, काफी सारी चेंज हुई है और हमको कुछ और चाहिए। इनका गोल और ऑब्जेक्टिव अभी कुछ और है, 20 साल पहले कुछ और था। तो वो जो विचार को वो ठोपना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन आपने जैसे पहले ही पूछ लिया था कि उनका भरोसा कौन करेगा, वो भरोसा भी टूट चुका है। तो ये भरोसा को साइड में रखते हुए ये सबको इकट्ठा करना, बाकी सब कंट्रीज का रोल और यूएनएससी से लेके अफगानिस्तान के लेके और वहां तक का जो एक मसला मसौरा जो करना है, उसमें कौन से लेवल का कमिटमेंट, जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ ना कुछ मांगते हैं। अगर कोई अटैक होता है, कोई तालिबानी अटैक होता है, जैसे मोहम्मद का अटैक होता है, तो सामने उनका कुछ वो नेगोशिएशन होता है। तो अब की बार ये तालिबानी का नेगोशिएशन क्या रहेगा वो अभी कुछ पता नहीं हम सबको। जिस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हमको जो वहां के वीडियोज और फोटोज आ रही है, वो अभी भी वही विचारधारा में है। भले वो बोल रहे विचारधारा बदल चुकी है, लेकिन आज की तारीख में गवर्नर हाउस में जो फोटो और जो वीडियोस दिख रहे हैं वो अभी भी 20 साल पुराने वाले दिख रहे हैं हमको। तो उससे क्या बाहर आना है, उनका नेगोशिएशन क्या है, अगर आगे वो देश चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाना चाहते हैं, और अगर इतना कुछ है तो बाकी सारी कंट्रीज क्यों फटाके फोड़ रही है अभी से। जो मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कहीं ना कहीं, पाकिस्तान में देखिए उसकी जनता को टमाटर नहीं मिलेगा खाने को तो चलेगा, लेकिन आतंकियों को वेपन्स और उनका खर्चा निकल जाना चाहिए, वो पैसा पहुंच जाना चाहिए, वो पाकिस्तान के थ्रू ही जा रहा है। तो उसका इनका जो इंटरेस्ट है, तो अभी ये राइट टाइम, वैसे देखा जाए तो यूएनएससी का भी राइट टाइम आ चुका है। सब आतंकी, क्योंकि मुझे याद है पिछले 3 साल से यूएन की जितनी भी बैठक हो रही है, वो यूएनएससी की हो या यूएन की हो, उसमें क्लियर कट जो मतलब फोकस किया जा रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वो सबका एक कॉमन गोल है। तो सभी कंट्रीज इसमें जुड़ना चाहती है। तो अभी एक डेफिनेटली एक ऐसा फोरम खड़ा हो जो सब मिलके इसको कंट्रोल करे, और तालिबान के साथ भी बातें एक लेवल पे डायलॉग शुरू करना पड़ेगा कि आपका आगे रोड मैप क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और उसको कैसे मतलब कॉर्डन किया जाए। और डेफिनेटली यूएस, देखिए यूएस में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। ट्रंप, जिसको हम पहले भी बोल रहे थे कि ट्रंप का भी भरोसा नहीं करा जाता था, वो भी एक मतलब इतना ट्रस्टेबल पर्सन नहीं था। डेफिनेटली महासत्ता था, लेकिन ट्रस्टेबल वर्जन नहीं था। तो अभी सत्ता चेंज हुई है, तो जो बाइडेन का ये फेलियर है कि जो बाइडेन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन फटाक से क्यों खींच ली वापिस और उसकी सेना को वापस खींचा, तब जाके ये हालत हुई है आज जाके। अगर उसको पता था, कहीं भी हिंट मिली थी कि ये कुछ होने वाला है, तो उसको आर्म फोर्स बढ़ाना था, नहीं घटाना था। क्योंकि मैंने जो पूरा आपको एक चित्र दिया कि मई 2017 के बाद तालिबानी धीरे धीरे करके घुस रहा है। दोहा की बात सिर्फ पीस पे चल रही थी, लेकिन कंधार पे ऑलरेडी उन्होंने अटैक कर दिया था। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप तालिबानी जा रहे हैं, उनका गोल क्या था, ये अगर यूएस जानता था तो यूएस ने क्यों उसकी आर्मी बैकफुट पे ले ली, रादर देन बढ़ानी चाहिए थी। तो अभी भी यूएस का मतलब ओपिनियन क्या रहेगा, यूएस क्या करना चाहता है, और यूएस सबके साथ मिलकर यूएन को लेके भी क्या करना चाहता है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हिरन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर ले, जैसे कि जो बाइडेन ने अपनी जो सेना थी वो वापस बुला दी थी, इसके बाद ही ये सब कुछ घटित हुआ था, और तालिबान और चाइना के क्या रिलेशन है ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जग जाहिर है। तो अमेरिका और चाइना जो है वो अब कैसे बेनिफिट लेंगे इस लड़ाई से? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई 2 लोगों की लड़ाई होती है, तब तीसरा बैठ के यही सोचता है कि इसका क्या फ़ायदा मैं ले लूँ। देखिए, अगर फायदा लेने वाले चाइना और अमेरिका है, तो
जो है अभी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई आप देखिए, लड़ाई नहीं है, ये वन वे फाइट है, या फिर वन वे जो है वो ये हो रहा है, जो भी हो रहा है। मतलब तालिबान जी ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। इस घटना से अब अमेरिका के लिए स्थिति ये है कि 20 साल में कम से कम अमेरिका ने इतना तो सुनिश्चित कर लिया होगा कि फिर से 9/11 ना हो, और तालिबान जो है उनके कंट्री को नुकसान ना पहुंचाए। यही स्वार्थ जो है वो चाइना का भी है। चाइना के भी कुछ बॉर्डर जो है जहां उग्र मुसलमान रहते हैं, वो बॉर्डर सटी हुई है इसी सीमा से, अफगानिस्तान की सीमा से। तो इस तरह से चाइना को भी अपना सेफ पैसेज चाहिए, और वो तालिबान जो है वो चाइना में कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करे या आतंकी घटना को अंजाम न दे। ये भी है। दूसरा है कि चाइना के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पीओके के साथ, वहां भी कहीं ना कहीं तालिबान का प्रभुत्व जो है बना हुआ है। जी इस बात को लेकर भी चाइना चिंतित है। इस तरह से चाइना की चिंता, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये हुई। और अमेरिका की स्थिति जो हमने अभी चर्चा की थी, जब कमोडोर उत्पल ने भी कहा था कि उस समय वो बात ये थी कि उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही बदतर बनी हुई है, और जितने पैसे आज तक खर्च कर चुके हैं, वो अंदर से भी, अमेरिका के अंदर से भी वो आवाज उठ रही थी कि अब जो है हमारी सेना को वहां से वापस ले लेना चाहिए, और हमें जो ये खर्चा जो हम कर रहे हैं इस पैंडेमिक स्थिति के दरमियान, वो बंद जी करना चाहिए। तो ये भी बना हुआ था। ये जो जो कमिटमेंट है वो बाइडेन ने पहले ही चुनाव में आने से पहले दिए हुए थे। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है, उन्होंने कहा कि वहां हमें फोर्सेस हमारी भेजनी चाहिए थी, जो नहीं भेजी। यानी हमारी भारत के सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो इस तरह से जो है कमजोर है कि हमने वहां सेना नहीं भेजी। अब सेना नहीं भेजनी चाहिए, ये सुर तो अगर मेरा ख्याल है उन्होंने सुन लिया होगा कि वो कमोडोर उत्पल बोरा ने भी कहा, और डिफेंस एक्सपर्ट श्री जयदेव जोशी जी ने भी कहा कि इस तरह की बातें अभी हमें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का इंटरेस्ट था, वहां उन्होंने सेना भेजी थी, हमारा कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है। जबकि हमने ये काम किया है कि वहां हमने कुछ प्रोजेक्ट लगाए, इसी वजह से आज तालिबान का सुर, यानी उनके जो प्रवक्ता है सोहेल का सुर भी यही है कि इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कि हम इंडिया को ये कोई प्रकार की हानि पहुंचाना चाहेंगे, और इंडिया यहाँ अफगानिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बात, ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से भूल रहे हैं कि जब श्रीलंका में सेनाएं भेजी थी तो क्या हाल हुआ। तमिल टाइगर्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसमें उनको याद करना चाहिए कि उनके ही प्रधानमंत्री और श्री राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ। जब राजीव गांधी जी वहां गए थे तब हमें याद होगा कि गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त राइफल का जो बट है वो उनसे उनके ऊपर हमला किया गया, और बाद में जब इंडिया में, जब पेराबंदूर में उनके ऊपर जो है वो जानलेवा हमला किया गया, वो सारी घटनाएं हमें भूलनी नहीं चाहिए। और हमने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया भारत का। ये काम कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने बंटवारे का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति आज बनी हुई है, 7 सिस्टर के नाम पर नेहरू ने जो किया था, ये सब चीजें उनको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। और अभी इस वक्त जहां देश एक बात को लेकर चिंता कर रहा है, तब जो है वो उनको रचनात्मक बातें करनी चाहिए। उसकी जगह पर जिस तरह से वो कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी पराग जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर देखें तो कभी कभी मध्यस्थता से भी बचने की जरूरत होती है। जैसे अमेरिका और तालिबान के समझौते के तहत अफगान की जो जेलों से 5000 तालिबानी आतंकियों की भी रिहाई हुई थी। उसके बाद ही तालिबान की सैन्य क्षमता को मतलब इतना बढ़ावा मिला। और दूसरी ओर जैसे भ्रष्टाचार की मैंने पहले बात की, उस ओर से अफगानिस्तान की जो सेना है वो गिरती जा रही थी और तालिबानियों का बल बढ़ता जा रहा था। यानी कभी कभी मध्यस्थता से भी बचने की जरूरत है। और अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो भारत को क्या स्ट्रेटेजी मतलब रखनी चाहिए? अभी हमें, हमारा मकसद है कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हमें अपनी जो बाउंड्री है वो मजबूत करनी है, और साथ में इंटरनेशनल मार्केट का भी हमें बखूबी ध्यान रखना है। ये दोनों डिफेंस पैनलिस्ट एक्सपर्ट को भी मैंने सुना, और ये हर बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं देश का विभाजन कर दिया, देश का विभाजन कर दिया, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। विभाजन जो जनसंघ बाद में बना, उसके पहले हिंदू महासभा जो थी वो यही खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिमों के साथ वहां भागीदारी थी पार्टी में। श्यामा प्रसाद खुद मुखर्जी थे उसमें, और उनकी ही बंगाल में बाद में उनकी ही ममत के कारण ये दुर्घटना, देश को विभाजित करना पड़ा। वरना ये देश विभाजित, नेहरू पंडित और जवाहरलाल सरदार पटेल या गांधी जी तो कोई इसके पक्ष में नहीं थे कि भी देश को बांट दिया जाए।
लेकिन ये लोग जो थे बाद में जनसंघ में हुए, यही लोगों का एक था कि भाई हमें इनके से मुस्लिमों के साथ नहीं रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और हमारा देश विभाजित हुआ। और आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बस आ जाते हैं कि भाई देश का विभाजन हो गया, अब 14 अगस्त को हम बड़ा ही विभाजन का युग पीड़ा के नाम से मंगवाएंगे। चल छोड़िए सर ये बातें। मैं आई एम स्टिल स्टिक ऑन माई स्टांस कि अगर 1996 में जब रशिया को जाने के बाद नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दी गई, तालिबान आया, उसके बाद ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, 9/11 हुआ, और अल कायदा की एंट्री जिस तरह से अफगानिस्तान में हुई, एक बार फिर से तालिबान यहाँ भाग गया है, तो इस बार ISIS जो सीरिया में अभी भी है, बहुत सी जगह है, इनकी एंट्री अफगानिस्तान में होते देर नहीं लगेगी। Once the ISIS enter into the Afghanistan, they will be spread towards the Kashmir border to India. और उस time that will be the very tense situation for India. मैं इसीलिए कहता हूँ, दोनों मेरे दोस्त पैनलिस्ट जो आर्मी से डिफेंस से जुड़े हुए, उन्होंने कहा हम वी शुड नॉट जंप। आई डोंट टेल वी शुड जंप। हमें तो सिर्फ हमारी जो वहाँ जो हमने एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पैसा लगाया है, वहाँ उसको डिफेंड करने के लिए कुछ फोर्सेस भेजने की बात करता था इससे, और वहाँ हमारे इंडियंस भी है, थोड़े बहुत रहते हैं। तो एक हमारी लोगों के जब अफगानिस्तान से हमारी जो आत्मीयता हो गई थी, बीच में तो हालत ऐसा था कि भाई हम बहुत सा कुछ वहाँ एक्सपोर्ट करते थे, और हमारे लोग फिल्मों भी इंडियन फिल्में देखते थे। तो एक तरीके से लोग पाकिस्तान का नफरत करने लगे थे और भारत को चाहने लगे थे। तो मैं इस लहजे में और इसी में इशारा कर रहा था कि अगर ये आज परिस्थिति हुई, उससे पहले कुछ इस तरह की हमारी छोटी सी फोर्स वहां हम लोग भेजते, तो पाकिस्तान पे भी हम कंट्रोल रख सकते थे, अफगानिस्तान पे भी और अफगानिस्तान में हमारा मौजूदगी होना, यही बात है कि पाकिस्तान पर हमारा कंट्रोल होना। पाकिस्तान अगर आज कल उठ के आतंकवादी प्रवृत्ति हमारे वहां करता है, जिस तरह से हमारे दूसरे पैनलिस्ट, डिफेंस पैनलिस्ट ने बताया कि जो बड़े हार्डकोर होते हैं, जो पख्तून लड़ाके होते हैं, कल उठ के ये आ जाते कश्मीर में, तो हमारी फोर्सेस के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ वो सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेंगे, फिर ये इनका आतंकवाद नीचे तक आ जाएगा। आज तक ये है कि कश्मीरी सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित है, लेकिन अगर कल उठ के अगर ISIS अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हमारे वहां आ जाता है, तो ये आतंकवाद सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, वो इंडिया में कहीं भी फैल सकता है। जी, आपके और आना चाहूंगे जयदेव जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा। कुल मिला के अगर हम बात करें अफगानिस्तान और तालिबान की लड़ाई, चलो जो भी कारण रहा हो, कहीं ना कहीं अमेरिकी सेना का वापस जाना हो या फिर और भी कुछ कारण रहे हो, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात कर ले तो अभी हमें किस चीज़ पर ज़्यादा अपना जो सख्त रुख है वो बरतना होगा। साथ में अगर हम बात करें तो चाइना के साथ भी हमारा जो विवाद है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है और अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान है जिनके साथ में हमेशा से हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। हम अक्सर देखते हैं कि क्या गोलीबारी होती है, कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति भी हम देखते रहते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमें कितनी और से बचना होगा? जी, शायद आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है कि हमें इन सारी चीजों से बचना है, और हमें उनसे भी बचना है जो हमारे देश में रह के ही हमारी एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति से हमको दूर ले जाते हैं, और जिंगोइज्म के नाम पे कि युद्ध ही है कल्याण वाली बात जो अगर ज्यादा जल्दी हो जाएगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। हमें इतनी जल्दी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि इस्लामिक कंट्रीज का जो एसोसिएशन है, उनका भी जो कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने भी अभी तक अपने कोई भी इफ आई कैन से उन्होंने अपने कार्ड्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम किसी ऐसी मिलिशिया सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में खुद में हम रुकते हैं, हुर्रियत भी बात करनी है तो अपने आप को रोकते हैं बात करने से, हम क्या किसी मिलिशिया से बात करेंगे? ये ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई भी राष्ट्र इनको स्वीकारता है उस सरकार को, या फिर इवन तालिबान कम्स विद सम पॉजिटिव थिंग, तभी बात करनी चाहिए, वरना हम जो करते आए हम वही कर रहे। ऑलरेडी हम 2 फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं,
ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर और पाकिस्तान के साथ इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में, उसमें मजबूत रहे। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मूवमेंट हो रहे हैं उनके ऊपर पैनी नजर रखें और अंतरराष्ट्रीय छवि भारत की उजागर रहे, ऐसा ही काम करे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। और ये कहने का मतलब ये भी नहीं, कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सेना हमारी काबिल नहीं है। हम रोक रहे हैं अपने आप को, लेकिन स्मार्टली चलना होगा जी, बुद्धि से चलना होगा। ये डर के रहने वाली बात या हमारे ऊपर अविश्वास होना ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। उत्पल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? No, I totally support, Captain Jaidev, there is no doubt in that. This is not a time where we have to, just jump to some kind of a conclusion and start doing overstretch. ये नहीं करना चाहिए, because China ने आज दोपहर में, statement issue किया हुआ है that we are ready to deal with Afghan and Afghan Taliban. Similarly, Pakistan has also shown willingness. And Turkey political leadership has already said, Iran has said that we support Taliban. Therefore, there is a very dangerous axis being created. So therefore, whatever my friend from Congress and, the BJP spokesperson, they have said that is their problem, because I have nothing to do with politics. But as a military professional, I would say that this is not the time where we have to bring in politics into this, because this is geopolitics. And there is a lot of difference between politics and geopolitics and real politics. Therefore, what you have to master right now is real politics and geopolitics, and not politics of the country. That internally we can keep doing, we can keep talking to each other. That is not a problem. At this moment of time, you have to emerge as a statesman. You have to emerge as a country that is need to be reckoned with. And especially at a time when for 1 month, we have got the chairmanship of the UN Security Council. And therefore, this is not the time to discuss, internal politics. And right now, your main aim should be to emerge as a $5 trillion economy by 2025 or maybe 2024. And let that main aim not get, carried away or distracted, and we get into, minor problems. Because without economic might, without industrial might, without military might, diplomatic might, you cannot achieve. Our diplomats have to have something in their pocket when they go and talk on an international forum. If you don't have these three basic things, no one is going to look at you. No one is going to take you seriously. Everyone will pay lip service, and at the most they will give you sympathy. Nothing beyond that. Today people listen to China, Russia, America, the European Union is because they have the economic might and military might. They can change the situation on ground, on a global strategic canvas. At this moment of time, let us be realistic. Let us not do chest thumping and chest beating that we have emerged as a global power. We are not. We are still a regional power. We are not a global power. And therefore we need, the global help in terms of economy might and in military might. And unless you achieve that, you have to play your cards very, very carefully and not casually. राइट समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि अफगानिस्तान और तालिबान की जो लड़ाई है उसका भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने चर्चा की, हर पहलू पर हमने गौर किया। यहाँ पर अभी निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अभी तो भारत देश को, यहाँ की जो सरकार है, हमारी जो मिलिट्री है, हमें स्ट्रेटेजी तो बना के रखनी है, हमें अपना डिफेंस जो है वो मजबूत भी रखना है, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि तेल क्या है, तेल की धार क्या है, यानी कि किस और जो है वो रुक जा रहा है। क्योंकि जब हम किसी वैश्विक स्तर की लड़ाई की बात करते हैं तब हमें सिर्फ एक साइड नहीं सोचना है, लेकिन हमें दोनों साइड सोचना है। हमें यह भी सोचना होता है कि अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, या फिर कहीं ना कहीं उकसावे में हम ऐसा कदम ना ले ले कि दूसरे जो दुश्मन देश हमारे जो कहलाते हैं वो कहीं ना कहीं इसका लाभ ले जाए। हर पहलू पर गौर करना होगा और याद रखना होगा कि हमारा अभी जो दायित्व है, हमारा जो अभी फैसला है वो यही होना चाहिए कि हम अपने अर्थतंत्र को कैसे मजबूत रखें, हम अपने डिफेंस को कैसे मजबूत रखें, हम पहले देश को कैसे मजबूत रखें। जब बात आती है हम पर, तभी हम कुछ करें, तभी हम
सोचे कि आगे अब कौन से फैसले हमें लेने होंगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।